बचपन में शक्तिमान का जितना क्रेज़ रहता था उससे ज़्यादा आपकी वीडियोस का रहता है दी। और बाद में आया, बात तो सही है, सेम मुझे भी एग्जैक्टली ये है। और कह रहे हैं कि एग्जैक्टली जिस दिन वीडियो आता है लगता है कुछ इम्पोर्टेंट है, उस दिन कुछ सीखने को मिलेगा जैसा फील होता है। अरे यार, आपके प्यार से ना मेरा मन इतना, मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, इतना संतुष्ट और खुश। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पर ये तो हुई स्टार्टिंग, बहुत हंसी खुशी हुई है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं एज़ यूजुअल, और उनके हल हम ढूंढ लेंगे इन अ फ़नी एंड प्रैक्टिकल वे, मुझे पूरा विश्वास है। चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और मिलकर, बाहर जागरण हो रहा है और इस आवाज़ के साथ में भी माइक का कमाल कुछ काम कर जाए और आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए, तो मिस हो जाए वीडियो, इसकी बजाय 11:30 बज रहे हैं रात के, और मतलब 11:40 होने जा रहे हैं और मैं अब शुरू कर रही हूँ। देखते हैं कैसी जाती है। तो थोड़ी बहुत अगर आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो तो बाहर जागरण चल रहा है, सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं, तब कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इन्होंने मेरी तारीफ़ लिखी है ढेर सारी, उसके लिए थैंक यू। क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी देवरानी को मैंने बहुत प्यार से और मन से अपना माना किया, वह बहुत बॉडी से, पैसे से है, सपोर्ट से, सब कुछ, फिर भी वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। जब भी कोई बात हो लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो तो मेरे ऊपर चढ़ जाती है, मैं डर जाती हूँ। फिर उसका पति भी लड़ने लगता है, हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते, मैं सब तरफ से फंस जाती हूँ। प्लीज़ कुछ एडवाइस कर सकें तो बताइएगा। आप अपने मन से उससे जुड़ी, आपने अपनी तरफ से एक बेहतरीन रिश्ता बनाने की पुरज़ोर कोशिश करी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो मैसेज गया उसने ये दिखाया अपने आप को या खुद को, अपने को सुपीरियर समझा और सोचा कि आप उनसे इन्फीरियर हैं इसलिए ऐसा कर रही हैं। तो वो सिंपली आपको अपने से नीचे मान के चल रही है कि इसको मैं कभी भी कुछ भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो जस्ट आपको करना ये है कि आपकी वक्त आपको उसको दिखानी है कि आपकी अपनी जगह है, या आपका अपना स्टैंड था कि आप उसको अपना मान रही थी, है ना, या आपकी अच्छाई थी जो उसको स्पेशल बना रही थी। आप उससे नॉर्मल बिहेव करना शुरू करें, ठीक है। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, दैट्स हर चॉइस, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसकी तरफ को डाल रही थी उसे आज ही अभी से बंद कर दें, ठीक है। तो उसको समझ में आएगा कि इसने मेरी, हमारी ज़बान में कहें तो अठन्नी नहीं थाम रखी कि मैं इसको जैसे भी ट्रीट करूं ये वैसी रहेगी। उसको एक क्लियर मैसेज आपको देना है अपने एक्ट से कि अगर आप इस तरीके से आओगी तो मैं भी फिर न्यूट्रल हो जाऊंगी, मैं उतनी अच्छी हमेशा नहीं रह सकती, है ना। मैं तब तक अच्छी हूँ जब तक आप भी मुझे अच्छे से ट्रीट करें। अगर आपके पास मेरे को देने के लिए सिर्फ अपमान है तो मेरे पास आपके देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना अपमान ना सम्मान। तो अपना किनारा कर लो, लिमिटेड, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे आदमी को। कहना चाहिए एहसान उस पर करो जो उसकी कदर करे। एहसान फरामोश पे एहसान करोगे ना तो हमेशा गालियाँ पड़ेंगी और अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। अब आया मम्मी की याद आती है, मैम कैसे ओवरकम किया आपने। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू टॉट मी। माँ की मौत से बहुत दुखी हूँ। आपको गलत फहमी है कि मैंने ओवरकम कर लिया। इवन आज भी दोपहर में कुछ हुआ था तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यार मुझे मम्मी की बड़ी याद आ रही है कि काश ऊपर भी फ़ोन किया जा सकता और मैं एक बार उनसे बात कर लेती। कुछ किया था मैंने ऐसा जो मैं चाहती थी कि मैं उनको दिखाऊं, तो ऐसा नहीं है। माँ की मौत से कभी कोई ओवरकम नहीं कर सकता। बस इतना हो सकता है कि आप एक कोने में बैठ के रो रहे हैं, अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, अपनी माँ की आत्मा को जहाँ पर भी वो हैं दुखी कर रहे हैं, या फिर उनको याद कर रहे हैं उतना ही प्यार से जैसे कि वो आपके मायके में हो और आप ससुराल में हो, जब जैसे याद करते हैं उस तरीके से आप उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जहाँ से भी आपको देख रही हों, फील कर रही हों कुछ भी, या जब आप उनसे मिलें दूसरी दुनिया में तो आपके पास बताने के लिए क्या होगा कि उनके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, आप रोती रही। और अब वो सुन के क्या कहेंगी कि बहुत अच्छा लगा बेटा ये सुन के कि मेरे बाद तूने ज़िंदगी जीनी छोड़ दी, तो रो रही थी। सोच के देखो। तो ये चीज़ जब मेरे को सोचती हूँ ना तो ये लगता है ठीक है, उनको याद करूँगी, करती रहूँगी, रोना आएगा रो भी लेंगे, लेकिन
सिर्फ इस वे में कि जैसे लड़की ससुराल में होती है, माँ मैके में होती है, तब याद करते हैं ना, जस्ट उस तरीके से। अपनी ज़िंदगी रोकूंगी नहीं, चलती रहूँगी, ताकि जब मैं उनसे कभी मिलूँ या भगवान के ज़रिए अगर वो मुझे देख रही हैं, कुछ भी है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ हो कि जब वो चली गई तो मैं दुखी हुई, लेकिन फिर मैंने उन्हीं के मन को प्रसन्न करने के लिए, या कुछ भी कहिए, कि जो उन्होंने मुझे अब तक सिखाया, जो उन्होंने लाइफ मुझे बना के दी है, उसका मैंने फिर अच्छे से यूटिलाइज़ किया उसको। हेलो मैम, मेरी सबके साथ शुरू में अच्छी बॉन्डिंग बनती है, लेकिन फिर बहुत बुरी वाली बिगड़ भी जाती है। मेरे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, कह सकती हूँ। पता है, जिनकी शुरू में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाऊँ, हम लोग जो इस तरीके के होते हैं जो बहुत जल्दी बॉन्डिंग बना लेते हैं। एक टेंडेंसी होती है, अगर जैसे कोई चीज़ होती है ना कि बड़ी चीज़ें, ग्रेट चीज़ बनने में टाइम लगती है, हमारे रिश्ते बनते जितनी जल्दी से हैं ना, यानी कि हम अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उनका छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस हमें बहुत बड़ा लगता है, हम अपने दिल में उन्हें जगह दे देते हैं एकदम खुले दिल से। ठीक है, यहाँ तक है कि हम साफ दिल के हैं। लेकिन जहाँ फिर जब हम अपना, कहना चाहिए, फुल हार्ट से उनका रिश्ता निभाने लग जाते हैं बहुत जल्दीबाजी में, सामने से वो रिवर्ट नहीं आता, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं है, सिंपल। तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती हैं, तो हमें गुस्सा भी उतनी जल्दी आता है, फिर हम तोड़ भी उतनी जल्दी देते हैं। तो जो मुझे अब समझ में आया है अपने लिए, मैं भी इस चीज़ का आत्ममंथन करती रहती थी, तो कमी वहाँ है, हम जब रिश्ते बनाएं किसी से भी, जब बात करें, ठीक है, तो ना तो एकदम से खुलें उसकी तरफ, और ना ही उसके लिए अपने दिल के दरवाज़े एकदम से खोल दें। एकदम से तो क्या, मैं तो कहूँगी किसी के लिए भी इतने खोलो ही मत, क्योंकि दिल की टेंडेंसी है, उसे कोई बाहर से नहीं तोड़ सकता, दिल हमेशा अंदर वाला ही तोड़ता है। तो आप किसी को दिल में आने देंगे तो वो तोड़ेगा, सीधी बात ये है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। तो जब आप किसी से रिश्ता बनाएं, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपके टर्म्स में आ रहा है, और चाहे या अनचाहे आपकी लाइफ में उसकी एक जगह बननी शुरू हुई है, तो उस जगह को बनने में थोड़ा स्पीड को स्लो रखिए। स्टार्टिंग में एकदम से अपना मन खोल के उसके आगे मत बिछाइए, उससे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखिए। और अगर जब वो आपकी से हिसाब से, मतलब आप सोच रहे हो कि ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन उसने कर भी दिया ना, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, तो फिर आप एकदम रिश्ता तोड़ने पे नहीं आओगे। आप उससे दिल में आके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वादे नहीं कर दोगे जिन्हें आप पूरा ना कर पाओ, उससे बुरा लगे। तो एक रिश्ता लिमिट में रखो, शुरुआत में भी क्या, एंड में भी क्या। तो थोड़ा सा ना, अब जो नए रिश्ते बनेंगे उनको ये ट्राई करना कि एकदम से बढ़ो मत बहुत आगे, नॉर्मल रहो शुरू में। भले वो अपने गहरी बातें भी बता दे आपको, इट्स ओके, ठीक है, उसकी बात सुनी एंड देन वहीं छोड़ दो। ये नहीं कि उसकी बातें आगे फैला रहे हो या उसमें बहुत इन्वॉल्व हो रहे हो, घर पे जाके भी उसकी बातें सोच के परेशान हो रहे हो या खुश हो रहे हो, दैट्स इट। सुना एंड ओके, एंड अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। तो वो रिश्ता जो धीरे धीरे मजबूत होता है ना, वो टूटता भी एकदम नहीं है, वो धीरे धीरे ही टूटेगा। लेकिन जो एकदम बनता है वो एकदम टूट भी जाता है, ये फैक्ट है। जब से मैंने ये चीज़ समझ ली है, तब से कुछ नए रिश्ते तो मैं बनाने में खैर अब कतराती हूँ, सही बताऊँ तो, क्योंकि टाइम और एनर्जी नहीं है रिश्तों को देने के लिए। और तो जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, उनको सहेज रही हूँ, है ना। जो कमज़ोर पड़ रहे थे उन्हें मजबूत कर रही हूँ, ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब जो मैं कह रही हूँ ना, हर बार हर एपिसोड में बात आ रही है कि रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से निभते हैं। दिमाग से निभाओगे रिश्ते लंबे चलेंगे, दिल से निभाओगे जल्दी टूटेंगे। तो ये चीज़ आप फॉलो करो सिंपल, कि रिश्तों को दिल से निभाना बंद कर दो। जो भी रिश्ते बनाओ उनको सचेत होकर दिमाग से निभाओ, क्या सही क्या गलत, उस हिसाब से रिएक्ट करो, उसी हिसाब से उसके साथ रहो। तो वो रिश्ते चाहे थोड़ा टाइम लगे बनने में, लेकिन लंबे चलेंगे। मैं अब 38 की उम्र में गवर्नमेंट जॉब लगी है। वाइफ की जॉब लगने के बाद पति करियर में लापरवाह क्यों हो जाते हैं। स्कूल में बस ड्राइवर लगे हैं, 2 बजे घर आ जाते हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं इस बात में स्टाफ में भी गिल्टी फील करती हूँ। कुछ भी सेविंग नहीं करी, अभी तक 2 बेटी हैं। आधुनिकता के नाम पर कुछ नहीं जानते, बच्चों को तो नया ही चाहिए, क्या करूँ। देखो ये ऑब्वियस है। अब वो ये तो है कि ड्राइवर तो लग रहे हैं, 2 बजे आने के बाद मान लो, तो उनको आप ये इनकरेज कर सकते हो कि ठीक है, जब आप बाहर से थक के आ रही हो, अगर वो घर में है, थोड़ा बहुत आपकी वैसे हेल्प करा दें घर में, तो आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। कोई बुराई नहीं है अगर उनकी छुट्टी 2 बजे तक हो जाती है।
किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि जितने घंटे एक लाइफ पार्टनर काम कर रहा है उतने घंटे दूसरे को भी करना चाहिए। अब इस हिसाब से तो जो हाउस वाइफ हैं वो बिल्कुल ही बेकार है, वो तो घर से बाहर नहीं निकलनी, अपनी पढ़ाई और टाइम बर्बाद कर रही हैं, है ना। तो उनका 2 बजे आना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो 2 बजे आके और आप फिर बाद में आ रही हो या तभी आ रही हो, उसके बाद सारा काम आप कर रहे हो, वो थोड़ा गलत है। तो उनको चाहिए कि अगर वो थोड़ा जल्दी आ रहे हैं तो थोड़ा घर में आपकी हेल्प करा दें, जो भी करा सकते हैं। जो भी क्या, सब काम, हम कोई एलियन थोड़ी हैं कि हम ऊपर सीख के आए हैं, जब करने पाएंगे तो सारे काम कर सकते हैं वो घर के। थोड़ी सी आपकी हेल्प करा दें तो आपको भी थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा। रही बात सेविंग की, गवर्नमेंट जॉब अब आपकी लग गई है, अपने पैसों में से हिसाब से मैनेज करके चलो। जिनकी एक सरकारी नौकरी होती है, घर तो उनके भी चलते हैं, उस हिसाब से करो। तो अपने इस बात पे कि वो आके टाइम ख़राब करते हैं, अपना रिश्ता मत ख़राब करो, उसका नेगेटिव ही असर पड़ेगा बच्चों पे। और आधुनिकता की बात यह है कि उनको नहीं पता, आपको पता है। एक पेरेंट भी अगर एडुकेटेड है तो बच्चों का काम चल जाता है। ज़रूरत है उसके लिए आपकी और आपके पति के आपस में तालमेल की, उसे मत बिगड़ने दीजिए एट एनी कॉस्ट। हेलो दी, थैंक यू, आपने उन सवालों का जवाब भी दे दिया जो मेरे दिमाग में सालों से चल रहे थे। मेरे मायके में अकेली बेटी हूँ और 2 ब्रदर हैं, बट फिर मेरे साथ हमेशा बेटा बेटी वाला पार्शल हुआ। मुझे हमेशा लगता था कोई अपनी डॉटर के लिए इतना रूड और इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं, और यही सब कुछ ससुराल में भी। यहाँ तक हस्बैंड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे हर्ट करने में। आपके आंसर सुन के मैं सॉर्टेड हो गई कि वो लोग बहुत प्रैक्टिकल थे और मैं उनसे इमोशनली डील कर रही थी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती रही। प्लीज़ कुछ टिप्स दे दें, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। और मैं किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कभी लोगों ने मुझे ऐसे रिप्रेजेंट किया कि जैसे मुझसे बुरा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। प्लीज़ दी, मुझे गाइड कीजिए कि मैं खुद स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं, क्योंकि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में दूसरे इंसान के कमेंट पे नहीं रोना है। देखो, इमोशनली मज़बूत बनने का सबसे बड़ा जो एक तरीका है या हथियार है वो है सेल्फ़ लव। जिस दिन आप अपने साथ समय बिताना एंजॉय करने लगे, जिस दिन आप अपना ख्याल रखना सीख गए, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि जब मैं प्रॉपर खुश रहूँगी तभी मैं अपने आसपास के किसी को भी खुश रख सकती हूँ। एक खाली बर्तन में से आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो पहले आपको अपने अंदर कंटेंट होना, पूरा भरा होना ज़रूरी है, तभी तो आप किसी को कुछ दे पाओगे। तो अपने आप को प्यार करो, काबिल बनो, अपनी लाइफ में सफल बनो, बिना किसी की परवाह किए। जब तक ये हो ना जाए सांस मत लो, लगे रहो। और जिस दिन आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे ना कि हाँ मैं कुछ हूँ, आपकी अपनी क्या पहचान है वो बन जाएगी, उस दिन आप अपने आप के साथ खुश रहना सीख जाओगे। तब कोई क्या कह रहा है उसकी राय वैल्यू ही नहीं करेगी। ये मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसी मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरी लाइफ कैसी रही है अब तक। एक टाइम ऐसा था कि अगर कोई राह चलता भी मुझे कुछ कह गया, मेरी हाइट की वजह से या मेरे लुक्स की वजह से या मेरी गरीबी की वजह से या कुछ भी कपड़ों की वजह से, तो मैं अंदर तक छलनी हो जाती थी एक छोटी सी टिप्पणी से। बड़ी होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, मुझे हर दूसरे आदमी की नज़र में अप्रूवल चाहिए था, चाहे मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, लेकिन वो इनफ नहीं था। मैं कैसी लग रही हूँ ये मेरे लिए इनफ नहीं था, दूसरा मुझे बताएगा तो मैं मानूंगी, और दूसरा कोई बताता नहीं था। तो कॉन्फिडेंस हमेशा ज़ीरो, ठीक है। लेकिन अब इस एज तक आते आते अपने आप को मैंने एज सुनीता क्या है ना, तो मैंने अपने आप को पा लिया, करते 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 ठोकरें खाते गिरते संभलते। लेकिन फाइनली अब मुझे पता है कि हाँ मुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कमियां हैं, एग्जैक्टली पता है। अपने साथ ही उन्हीं में लगी हुई हूँ, कमियों को सुधारने में, अच्छाइयों को बढ़ाने में। अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब आप देखो, मैं ऐसे गई थी बराबर, मतलब गेट खुलते ही खाना था, पार्टी थी, अभी जागरण हो रहा है और सब लोग प्रॉपर शादी की तरीके से तैयार हो के आए थे। कुछ लोग पार्लर से भी रेडी होके आए थे, लेकिन आई जस्ट कि जैसे मैं स्कूल जाती हूँ जस्ट यही गई थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी। क्योंकि बाल अगर मैं खोलती कुछ करती तो बाल कहीं होते, पल्ला कहीं होता, मैं कहीं होती, ये हाल मच रहा था अभी गली में। तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई ये देख के मुझे टिप्पणी करेगा या सोचेगा या कुछ है, ठीक ही लग रहा है, क्या ही बुरा लग रहा है, अपना नॉर्मल है। कौन सा बिल्कुल मेरे ही बेटे की शादी है या कुछ और है कि अगर मैं नहीं सजी तो फंक्शन अधूरा रह जाएगा। नॉर्मल अपना एक ड्रेस कोड टाइप का कि हाँ बॉर्डर वाली साड़ी पहननी थी, ये वो पहन लिया। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे लुक्स को देख के कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, कौन मुझे कैसे देख रहा है, क्या सोच रहा है, परवाह ही नहीं है।
आपको उस स्टेज पर जिस दिन पहुंच जाओगे, और वो पहुंचोगे तभी जब खुद कुछ अच्छा कर लोगे अपनी लाइफ में, कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाएगा, तब आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आप क्या हो। ठीक है, मान लो अभी आपको पता है आप लड़की हो, आपको पता है आप इंसान हो, कोई कह दे तुम मेज हो, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? ये मैंने टाइटल में भी लिखा था, कोई कह दे कि तुम टेबल हो, मेज हो, कुर्सी हो, तुम पेड़ हो, तो तुम्हें यही लगेगा ना कि क्या ही कह रहा है, मैं तो औरत हूँ, मैं तो इंसान हूँ, ये मुझे पेड़ क्यों कह रहा है। तो सेम है, अगर आप झूठे नहीं हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आपको अच्छे से पता है, आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेके, तो अब सामने वाला कह रहा है तुम बुरी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो ये मेज़ वाला उदाहरण याद कर लेना कि अगर कोई कल को तुम्हें कह देगा कि मेज़ हो, तो मेज़ बन जाओगी क्या? आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, सामने वालों का मुंह बंद हो जाएगा, कहते ना क्या ही फ़र्क पड़ रहा है फिर। हेलो मैम, मेरे मन में बहुत सी बातें चलती रहती हैं, लेकिन मैं किसी के सामने उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बताना चाहती हूँ पर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, क्या करूँ? खुद को एक्सप्रेस कैसे करूँ? नहीं करा जाता खुद को एक्सप्रेस तो मत करो, अपने आप में रहना सीख लो। लेकिन हाँ, जब अब आपके ऊपर मान लो कोई गलत बात कह रहा है, उसकी सफाई में आपको बोलना है, तो वो बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो टेक योर टाइम। कोई चिल्लाए तो बोलो मैं इतनी तेज़ चिल्ला के नहीं बात कर सकती, कोई हपड़ धपड़ मचाए कह दो अगर मुझे 2 मिनट आप शांति से दे सकते हैं तो मैं बोल दूँ, नहीं तो चिल्लाना बहस करना मेरे बस की नहीं। फिर आपको जो समझना है समझ लो, इतना बोल दो हिम्मत करके, तो अगर वो सुन लेगा तो आपको मौका मिल जाएगा। और जब 1-2 बार आप अपनी बात रखना सीख जाओगे ना, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई तेज़ आवाज़ में या बहुत तेज़ स्पीड में या बिल्कुल एक्यूरेट शब्दों में नहीं बोल सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सुनने वाला चाहिए, तो सुनने वाले को आपको कन्विंस करना होगा। इतना आपको सीखना है कि शांति रह के मेरी बात सुन लो, तो बताने के लिए मेरे पास है, नहीं तो फिर जैसा आपको ठीक लग रहा है आप समझ लो। मीशो से अर्निंग कैसे करें, इस पर रिप्लाई दीजिए। बहन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं जस्टिफाई वाले पे प्रॉपर एक वीडियो प्लान कर रही हूँ कि मैं बना दूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को जानना है, लेकिन वो इतना छोटा नहीं है कि मैं यहाँ पे बता दूँ 5 मिनट का। तो मैं मतलब मुझे लगेगा उसमें थोड़ा सा टाइम समझाने में, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं बताऊंगी। जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता पे ज़रूर आएगा, कोशिश करूँगी जल्दी ही आएगा वीडियो, तब देखना। देवरानी और मुझ में सास फ़र्क करती है, बहुत बार हुआ है। देखो चलो मैं पढ़ देती हूँ, क्या पता कुछ अलग हो। मेरे हस्बैंड का मेरी सास से झगड़ा हुआ, मैं कितना भी कर लेती हूँ मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती है। तो मेरे देवर को गुस्सा आ गया, उसने मुझे थप्पड़ मारा। बहुत सही, देवर को आपने नहीं मारा फिर, बदतमीज आदमी। मैं और मेरा हस्बैंड इस बात को भूल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे उनको देखने का भी मन नहीं करता। मेरे हस्बैंड ने पंचायत बुलाया, बोला अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो पंचायत उसका समाधान करेगा। मेरी सास ने दिखावे के लिए मुझसे माफ़ी मांगी, बोली एक साथ खाने के लिए, मैं मान गई, लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। कुछ भी पूछो तो गैस में बात करती है। अब मेरी देवरानी अपने मैके जाने वाली है, तो देवर को मुझे ही खाना चाहे देना पड़ेगा, मेरा मन नहीं किया करूँ। मैं उसे बात नहीं करती। मैंने एक बार और पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, इस बार देना मैम प्लीज़, मैसेज थोड़ा लंबा हो गया। हाँ तो अब की फिर भी देखो मैंने पढ़ लिया ना भाई। देवर अगर हम पे हाथ उठा रहा है ना, तो वो फिर चाहे पैरों में पड़े चाहे कहीं पड़े, उसे माफ़ करने का कोई मतलब है नहीं। और माफ़ करा भी है ना तो सिर्फ इतना कि ठीक है कहीं शादी में मिले, भाभी जी नमस्ते नमस्ते, बस। जो एक बार इस हद तक अपनी मर्यादा लांघ चुका, मेरी नज़र में उसकी कोई वापसी नहीं है, भाड़ में जाए। फिर सास माफ़ी मांगे या सांप बन के हमारे चरणों में लेट जाए, माफ़ नहीं करना था कि ठीक है आपने माफ़ी मांग ली, हमने माफ़ कर दिया, लेकिन वापसी नहीं आएंगे हम यहाँ। हर गलती माफ़ी के लायक नहीं होती ना। देवर भाभी पे कैसे हाथ उठा सकता है? मैं तो पति पत्नी को नहीं समझ पा रही कि कैसे हाथ उठा देते हो भाई, बराबर है ना। लेकिन चलो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी है, लेकिन देवर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अक्षम्य कहना चाहिए हरकत है। सास से सीधे मना कर दो, कहने का मतलब कि भैया माफ़ कर दिया ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, दीदी मेरे 2 बच्चे हैं, एक फर्स्ट में है दूसरा नर्सरी में है, दोनों की स्कूल टाइमिंग अलग है। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती थी, लेकिन अब मेरा टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता, प्लीज़ बताएं मैं कैसे करूं। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड
इन सब चीज़ों से फ्री हैं। उनकी ड्यूटी ऐसी है, ना दिन का पता ना रात का। पुलिस में है, वो उल्टा मेरे ऊपर चिल्लाता है कि तो पूरा दिन घर में करती क्या है। मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, क्या करूँ प्लीज़ सजेस्ट। देखो अभी 2 बच्चे हैं ना, फर्स्ट और नर्सरी, वो बहुत छोटे हैं, उनको अभी आपकी ज़रूरत है। ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन पेपर पे लिख के थोड़ा दिमाग लगा के अपनी वो बीच का एक कहना चाहिए ब्लाइंड स्पॉट उसमें ढूंढो जिसमें दोनों बच्चे नहीं हैं, या जब बच्चे आ जाएं आप घर का काम उस टाइम पे ही समेटो जिस टाइम पे वो स्कूल है ना, उतने घंटे अपनी पढ़ाई कर लो। कुछ इस तरीके की आपको दिमाग से सेटिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनको ज़रूरत है। अब ना वो एडजस्ट कर सकता है ना हस्बैंड एडजस्ट कर सकता है, उनकी जॉब ऐसी है। तो आपको ही अपने टाइम को इधर उधर करके सेटिंग ऐसे बनाओ कि घर का काम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, ज़रूरी काम सारे हो जाएं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना उस टाइम पे आप पढ़ने बैठ जाओ। जब बच्चे हैं तब अपना काम करो। ये इस चक्कर में मत पड़ो कि सुबह मेरा सारा कर देना है या ये है। मैम मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, क्या करूं? काम करो भाई, अच्छे ब्लॉग डालो, खूब सुंदर सा घर सजाओ, अच्छा खाना बनाओ, करो काम। ब्लॉगिंग चैनल है तो उस पर काम करो। दी मेरे पति के ऊपर बहुत कर्ज हो गया, महीने ब्याज 45,000 हो गया। बार ही रहा मैंने 88 एपिसोड वाले वीडियो में डिटेल लिखी, प्लीज़ गाइड मी। देखो कर्ज़े का हमेशा मैं यही कहती हूँ, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो केवल आपके 2 मैटर से ही ख़त्म होंगी। अपनी कमाई जितनी है, अगर आप पहले ही मैक्सिमम कर रहे हो तो फिर दूसरा बंदा कमाए, और ख़र्चों को मिनिमम पे आपको लाना है। जहाँ से 2 रुपये बच सकते हैं वहाँ से बचाओ, है ना। बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो तो सस्ते में पढ़ाओ। कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, चल जाता है काम, यकीन मानो। जोड़ जुगाड़ करो, पुरानों को रीयूज़ करो, लेकिन कपड़े सोच लो जब तक कर्जा नहीं उतरेगा हम नहीं लेंगे। बढ़ते बच्चों के साथ दिक्कत है, वो एक अलग चीज़ है, वैसे नहीं लेंगे। बहुत फ़र्क पड़ेगा, हर तरफ से हाथ खींचो, लेकिन जी कैड़ा करके कमाओ भी, बचाओ भी, और तब जितना बचे बस दे दो, बिल्कुल रिजिड होके, तब ये निकलेगा। ऐसे कच्चे निर्णयों से कभी भी नहीं निकल पाते। फाइनेंशियल क्राइसिस और गहराते जाते हैं। बहुत देखे हैं मैंने ऐसे, जो लाख 1.5 लाख 2-2 लाख महीने के कमा रहे हैं, लेकिन कर्जे उनके सिरों पे हुए पड़े हैं, उनसे चुक नहीं रहे। मेरी सास का झुकाव देवरानी की तरफ ज़्यादा है, मुझे तो कुछ समझती नहीं। ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मुझे इतनी जेलसी क्यों होती है? जेलसी इसलिए होती है क्योंकि आप इंसान हो, लगता ही है। जब हम सेम पोस्ट पे हैं, दोनों सेम पायदान पे खड़े हैं, तो एक को क्यों ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन इस चीज़ का इलाज कुछ नहीं है। अगर वो आपको कुछ नहीं समझती तो आप भी उन्हें कुछ मत समझो, सिंपल है। समझ जाओ कि वो कभी नहीं समझेंगी। अकेले रहना सीखो, अपने आप में रहना सीखो। उनसे उम्मीद मत करो कि वो किसी दिन देवरानी को कम करके आपको आंकेंगी। उल्टा आपके ये मन भावना उन्हें पता लगेगी ना कि ये चाहती है कि मैं इसको प्यार ज़्यादा करूं। इमोशनली आपको किसी दिन मैनिपुलेट करके आपका फ़ायदा ज़रूर उठा लेंगी। चलो नेक्स्ट। दी अगर सास बार बार अपने कमाई की धमकी दे तो क्या करें? बोले कि निकल जाओ। जब हम बोलते हैं गलत बात सुनते सुनते मायके वालों पर चढ़ जाती है तो मेरा दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर सबके सामने ऐसा बोलेगी, जोड़ जाड़ के सबके सामने अच्छा बन जाएगी। हम कहेंगे तो झूठ। क्या सबूत है हमारे पास सही साबित करने की? वो ये सबकी ट्रेनिंग की है, बहुत तेज़ है, किसी को नहीं चाहती कि हमसे बात करें। दूर से कोई किराएदार भी नहीं आते। तो आपके पास फ़ोन नहीं है? किसी से बात करने से आजकल कौन किसे रोक सकता है? और दरवाज़ा बंद कर देती है, जब खोलती है तब बात करो जाके। भाई जैसे को तैसा होना चाहिए ना। अगर कोई चालबाजी कर रहा है तो थोड़ा सा आपको भी तो चालबाजी उसके साथ उसी की सीख के उसी पे अप्लाई करो। दीदी आपने कहा अगर ब्रदर इन लॉ एटीट्यूड दिखाए तो बहन से फ़ोन पे बात करो। अगर वो फ़ोन पर भी साथ में रहे तो क्या करें? तो मत करो, तो मत करो। आपकी वजह से अगर आपके बहन और बहनोई में राड़ हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? छोड़ दो ना। फिर शादी हो गई, आप अपनी गृहस्थी संभालो और बहन को उसकी गृहस्थी संभाल लेने दो। ज़रूरत से ज़्यादा घुस रहे हो, फिर आप रुक जाओ। क्योंकि पति पत्नी के बीच में अगर क्लैशेस हमारी वजह से हों तो ये कहना चाहिए ये सिर्फ गलत नहीं है, मुझे लगता है पाप है, जो ज़्यादातर सास ससुर या नंद बंद कर देती हैं जाने अनजाने। लेकिन अगर आप किसी पति पत्नी को
भगवान ने उनका जोड़ा मिलाया, उसके बीच में आप राड़ के कारण बन रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। चलो, नॉन मॉडर्न किचन को कैसे क्लीन ऑर्गेनाइज रखें, इस पे देख लो यार, वीडियो बहुत हैं यूट्यूब पे। मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। मेन तो वही है जो मुझे समझ में आता है, किचन अच्छी तब लगती है जब सिमेट्री में हो, चाहे नॉन मॉड्यूलर हो या मॉड्यूलर हो, एक सी चीज़ें हो ना लाइन से, तो वो देखने में अच्छी लगती हैं। और सबसे बड़ी तो वही है कि क्लीनलीनेस। तो इस पे आप न्यू नॉन मॉड्यूलर वाले किचन में आप वीडियो देख लेना, ढेरों वीडियो मेरे सामने आती रहती हैं, आपको भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट, मैंने FB पे इसके बारे में पढ़ा था। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, एक फार्मूला आता है, नो रिएक्शन लेस कम्युनिकेशन, बहुतों को इससे फ़ायदा हुआ है। वो किसी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इसमें। नेक्स्ट, हाय दी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरी फैमिली बहुत ही परेशान करती है मुझे। अगर मैं कुछ अच्छा भी करूँ तो मुझे ही उल्टा बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा को भी गाली देते हैं, मेरे देवर देवरानी को उल्टी सीधी बातें बोलती है मेरे बारे में, फिर मेरे साथ वो लड़ाई करते हैं। मेरे एग्ज़ाम 5 मई से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, जॉब इसलिए करती हूँ कि मेरे साथ लड़ाई ना हो। मेरी सास मेरे हस्बैंड को भी उल्टा बोलती है अगर मेरी साइड लेते हैं तो। मैं अपने टाइम का सारा काम करके फिर स्कूल जाती हूँ, पैसे लेने की बात आती है तो मेरे हस्बैंड से प्यार से बात करती हैं, वरना लड़ाई बहुत होती है। मेरे एग्ज़ाम के लिए मैं स्टडी में नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? अलग नहीं हो सकती क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने बिजनेस एक ही साथ रखा है तीनों भाइयों का। मैंने पढ़ा है शायद क्वेश्चन, पिछले वाले में मैंने इसका जवाब दिया था। आप इससे लास्ट वाला एपिसोड देखना। हेलो मैम, एक काम से दूसरे काम में स्विच कैसे करें? मीनिंग एक काम करते हैं तो वह भी माइंड सेट रहता है, दूसरे में स्विच नहीं कर पाती हूँ। कीप ट्राइंग। एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं आता, लेकिन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, दी मेरी सास और चाची सास दोनों एक ही घर में रहती हैं, दोनों की फैमिली एक जैसी है, दोनों में कंपटीशन सा चलता है। मेरी सास हमेशा उनकी बहू की और उसके मायके वालों की तारीफ़ करती रहती है, मेरी चाची सास भी अपनी बहू की तारीफ़ करती हैं। मेरी सास कहती चाची को घमंड आया क्योंकि उनकी बहू सुंदर है और उसका कोई भाई नहीं, तो उसको मायके की प्रॉपर्टी भी मिलनी है। तो बोल दो सीधे, तो अब इसमें मैं क्या करूँ? मेरे करने लायक सेवा बता दो, प्लास्टिक सर्जरी करवा के सुंदर होके आ जाऊँ, या फिर उनका भाई पैदा करवाऊँ अब, ताकि उनका हिस्सा ना मिले? मैं कहाँ हूँ इस पिक्चर में? मैं क्या ही कर सकती हूँ? सीधे पूछ लो, इसमें मेरे करने लायक जो है वो बता दो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे भाई को डिवोर्स हो गया है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, हम उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। एक डिवोर्स का रिश्ता है, 2 रिश्ते अनमैरिड लड़कियों के भी हैं, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमसे बहुत लो है। सिचुएशन में क्या करना चाहिए? भैया आपका लड़का डिवोर्सी हो गया है, अब डिवोर्सी है या अनमैरिड है उस चीज़ को मत देखो, लड़की को देखो। फाइनेंशियल बैकग्राउंड वगैरह भी एक चीज़ है, देखने की होती है, क्योंकि ज़्यादा देखो बड़े बुढ़े जो वो बना गए ना कहावत, वो होती सही है। शादी रिश्ता ये सब चीज़ें ना बराबरी में करनी चाहिए, ये सही बात है। ज़्यादा गरीब और ज़्यादा अमीर का जब रिश्ता होता है ना, तो अक्सर सेटिंग बनाने में जो सबसे बड़ी टेंशन आती है ना, वो लड़की को ही आती है, या फिर लड़की इतना बुरा बर्ताव करती है कि जो सभ्य ससुराल वाले हैं वो उनकी बैंड बजा देती है। तो रिश्ता बराबर में करना चाहिए, ये सही बात है। जैसे खुद हो उसी तरीके के परिवार में रिश्ता करो तो सही रहता है। अब है मैन आर ऑल्सो ज्वाइनिंग सो नीड टू चेंज चैनल्स नेम, जस्ट आओ बातें करें। चलो मैम, मेरे ससुर वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ड्रिंक करके आते हैं उनकी किसी बात को ना मानो तो गंदे से ट्रीट करते हैं, भूल जाते हैं कि मैं बहू हूँ। आप भी उस टाइम भूल जाया करो कि वो ससुर हैं। एकदम नशा उतर जाएगा, नुकसान हो जाएगा उनके पैसों का जो फूक के आए हैं। नेक्स्ट, मेरी छोटी सिस की शादी मुझसे पहले हो गई, अब उसमें एटीट्यूड आ गया, बट जिया जी बहुत अच्छे हैं, बहन इंटरेस्ट नहीं दिखाती, बात करने में बस बर्थडे या त्यौहार पे ही हो हाय हेलो करती है। अब उसने फर्स्ट एनिवर्सरी पे इनवाइट किया तो बहन एटीट्यूड ज़्यादा दिखाती है, ऐसे दिखाती है जैसे मैं तो कुछ नहीं हूँ, बट जीजा जी अच्छे से बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग 10 मई को मुझे डिनर पार्टी में जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए तो वहाँ कैसे रहें कि डाउन फील ना हो? मुझे तैयार होकर जाना भी कम अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई क्या सोचेगा, अब तक तो कभी इतनी तैयार नहीं हुई। दी प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, आई एम वेटिंग। अरे तो भाई अब तक अगर तैयार नहीं हुए तो आगे भी नहीं होगे क्या है?
अब आप मेरे को देख लो, तो अभी मैं जितनी तैयार होती हूँ ना, मैं इसकी 10% भी नहीं हो पाई थी शादी के शुरुआती सालों में। मुझे लगता था कि ज़्यादा हो गया, क्योंकि शादी से पहले ये भी नहीं होता था। तो वो इतनी सी बिंदी, इतनी सी लिपस्टिक भी लगती थी कि हाय राम कितना लगा लिया, समझे। कपड़े मरे गिरे से कलर के, चटक रंग नहीं पहनना, बुढ़ियों वाला कहना चाहिए हाल था, और वो भी लगता था कि ज़्यादा हो रहा है। तो तैयार होने की हिम्मत धीरे धीरे आती है। तो किसी डॉक्टर ने नहीं बता रखा कि आज तक तैयार नहीं हुए तो अब नहीं तैयार हो। जिस भी एज में आपके ज्ञान चक्षु खुलें कि आप तैयार हो सकती हैं, मन कर रहा है, उसी टाइम तैयार होना शुरू कर दो। बस अपनी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसी हिसाब का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप अपनी छोटी बहन के यहाँ जा रहे हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कौन सा उसकी सांस लग रही हो, जितना मन आए तैयार होके जाओ, ठीक है। तैयार होने का तो ये, बाकी वहाँ जा रही हूँ, बहन के बुलाने पे जा रही हूँ। जीजा जी कितने भी अच्छे से बात करें, रिश्ता आपका बहन से है, तो जितना रिश्ता बहन रख रही है उतने रिश्ते से जाओ, बात करो, मिलो जुलो, खाओ पियो, आ जाओ। इससे ज़्यादा मत घुसो। फॉर्मल रिश्ता एक होता है ना, वो रख लो। भूल जाओ कि वो आपकी बहन है, जस्ट एक रिश्तेदार है जिसने बुलाया है। अब वो एटीट्यूड दिखाए या चरणों में लोटपोट हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके घर बसते नहीं है ना, जस्ट जाते हैं, खाते पीते हैं, आ जाते हैं। तो वो रख लो, तो रिश्ता चलता रहेगा। अब सोचोगे बहन वाला बने, बहन वाले के चक्कर में जो है वो भी गया। मैं एक शादीशुदा वर्किंग वूमन हूँ। मैं अपने कार्यस्थल पर भी और घर पर भी अकेला महसूस करती हूँ। कई बार पति को बताया लेकिन वो ध्यान नहीं देते। हमेशा 2 बेटी हैं, इसलिए भविष्य को लेकर तनाव में रहती हूँ। एक पुरुष जो इस विभाग में है वो मुझे ऑफिशियली और इमोशनली सपोर्ट करते हैं। हमारी बात केवल फ़ोन तक ही सीमित रहेगी। वो हमेशा मुझे सही सलाह देते हैं। क्या मुझे बात जारी रखनी चाहिए? उन्होंने वादा किया वह कभी मुझे परेशानी में नहीं डालेंगे। क्या करना चाहिए बताएं प्लीज़। यहाँ तक कहाँ कि अपनी टीनेज बच्चियों से बात किया करें। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। बताओ क्या करूँ? मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, पर मुझे लगता है कि आपके पति कभी नहीं समझेंगे। जिस दिन जानेंगे आपको गलत कहेंगे, परिवार में ही बताएंगे। वो आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है जी, अभी आपकी मैं चलो इनके जवाब नहीं पढ़ रही हूँ। ये है जो आपकी प्रॉब्लम है। देखो अपनी बात ना, आप कह रही हो कि वो आपको सब सही सलाह देते हैं, मान रही हूँ, सही सलाह देते होंगे, होते हैं लोग ऐसे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, जितना दिमाग आप में है ना उतना ही सामने वाले में है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। केवल बैठ के क्लियरली सोचने की ज़रूरत होती है प्रैक्टिकली चीज़ों को। अब उनकी सलाह मान के या सुन के आपको भी थोड़ा बहुत आ गया होगा इतना। मेरी लाइफ में एक थे सर इस तरीके के, जब मैं पढ़ाना मैंने शुरू किया था, मतलब मैं 19 साल की थी और उन्होंने मुझे पढ़ाया था 8th में। बाद में वो फिर उसी स्कूल में मेरे साथ एज अ कलीग रहे, तो वो एक रिस्पेक्ट टीचर वाली थी उनके लिए। जितने भी लोग मुझे जानते हैं ना वो उन्हें भी जानते हैं, क्योंकि मैं अभी तक भी याद करती हूँ कि हाँ ये चीज़ें मैंने उन सर से सीखी। तो जब मैं, वो ऐसे नहीं कि मुझे बैठ के 2 के पहाड़े की तरह सिखा रहे हैं या मुझे फ़ोन पे कर रहे हैं, वो जस्ट कर रहे हैं। मुझे उनके साथ बस टाइम बिताने का, उनके साथ पीरियड्स लेने का, उनके साथ काम करने का, स्टाफ मीटिंग्स अटेंड करने का बस वो मौका मिला। और मैं बारीकी से देख रही हूँ कि हाँ मतलब सर ने इस तरीके से क्लास में किया, बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये चीज़ हो रही थी, सर ने इस तरीके से बोला, कितनी अच्छी तरीके से बातें डील हो गई। ये यहाँ पर गलत हो रहा था, सर ने कितनी मजबूती से अपनी बात को रखा। दीवार पे पेंटिंग करते थे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मैंने अभी भी, मैं बता रही हूँ ना इतनी सारी, तो वो सब मुझे याद है। उनका बनाया वो आइकॉनिक फ्लावर आज तक मैं अपने स्टूडेंट्स की कॉपी में आज भी बनाती हूँ, उनको कई बार फ़ोटो भेजती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपका और उनसे बात करना गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन अब मैं सोचूं कि मैं हर चीज़ में सर को फ़ोन करके पूछूं, वो गलत है। अब आपका दिमाग उतना चलने लगा होगा, तो अच्छी बात यह है कि अब आप हो, आपकी बेटी है, ऊपर से नॉन सपोर्टिव हस्बैंड है। तो मेरी सलाह आपको ये है कि अब उनसे बात करना लिमिट कर दें, चाहे कोई कितना भी हो। लेकिन स्टाफ में कभी भी अपनी इतनी अंदरूनी बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। चाहे कितना भी आपका सगा लग रहा हो उस टाइम पे, स्टाफ का कितने ही पक्के दोस्त हो रहे हो, लेकिन एक लिमिट तक डिस्कस करो। कुछ चीज़ें हमेशा निजी रखनी चाहिए। घूम फिर के परिवार होता है, स्टाफ होता है। तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि उनसे एक लेवल से ज़्यादा आप बात करें, सलाह लें, ठीक है।
ऑफिस के मुद्दों में ले लिया करिए, लेकिन परिवार के मुद्दों में मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप उनसे ज़्यादा डिस्कशन करें। आप अपने आप सुलझाने की कोशिश करो और आप सुलझा लोगी जब बैठोगी, प्रैक्टिकली सोचोगी। नेक्स्ट, अब वो भी ये भी कह रहे हैं ना आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो किसी में वो भी आ रहे हैं। एक्चुअली आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ही समझा लो। चलो, मुझे भी दो एक क्वेश्चन का जवाब। क्या कोई स्पेशल पोजीशन होती है काम करने की? मुझे बर्तन धोने में शोल्डर पेन शुरू हो जाए, 4-4 बर्तन करके धोना पड़ता है। कुछ सोल्यूशन दे पाओ तो हेल्प होगी। हाँ बिल्कुल, आपके अगर हाथ वाथ गलत तरीके से नीचे को हुए हुए हैं, कंधा झुका हुआ है, तो ऑब्वियसली कंधों में दर्द होगा। थोड़ा कमर सीधी रखो। पता चलता है कि अगर हम गलत तरीके से खड़े हैं तो एक टिपिकल बॉडी टाइप पे हमारा कहीं भी स्पेशल किसी पार्ट पे यहाँ या कहीं भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब हम गलत एंगल से कर रहे हैं ना काम। वरना धोने वाले धो ही रहे हैं ना 50-50 बर्तन इकट्ठे। तो अगर आपका 4 बर्तन में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपके खड़े होने के तरीके में डिफरेंस है। तो उसको देखो, अपनी पोजीशन चेंज करके, अपने हाथों की पोजीशन चेंज करके आपको पता चल जाएगा। योर वीडियोज़ हैव बिकम माई ऑडियो बुक टाइप्स। ईयरपॉड्स लगा के कब सारा काम हो जाता है पता ही नहीं चलता। आज मेरे हस्बैंड ने जस्ट फ़ोन में झांका जब मैं काम कर रही थी और पूछा ये कौन सा न्यूज़ चैनल देख रही हो? आज आप बिल्कुल दूरदर्शन न्यूज़ रीडर लग रही हो। चलो, आपने एक सिंदूर वाला क्वेश्चन लिया था। मेरी स्किन पर पीछे 3-4 साल से बिंदी सूट नहीं करती, खुजली होने लगती है, दाने भी हो जाते हैं। कई ब्रांड ट्राई किए, शिल्पा भी, डॉक्टर को दिखाया, एज के साथ हार्मोनल चेंज है, सिंदूर ना लगाओ चल जाता है। बिंदी के लिए हर कोई टोक देता है, बार बार हर किसी को जवाब देना पड़ता है, क्या करूँ? उसकी लगा लिया करो ना, लाल वाले चंदन की रोली का टीका लगा लो। मत लगाओ स्टिकर वाली बिंदी, ऑप्शन है। नहीं तो एक और तरीका है कि सिंदूर जो है वो, अगर सिंदूर से एलर्जी नहीं, सिंदूर इस तरीके से भर के मत लगाओ बिंदी, कई बार अच्छा लगता है वो भी देखने में। बाकी आप टीका भगवान जी वाला लगा लिया करो, रोली का या उसका, अगर वो सूट कर जाए। आपको माइक मिल गया, कल खो गया था ना, कहाँ मिल गया सुनीता जी, बताऊँ? आराध्या यहाँ पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और बात करते करते वो होती ना आदत, हम इधर उधर हाथ चला रहे हैं, उसने इस माइक को यहाँ टेबल से उठा के ऐसे उंगली में लपेटा और जो उसका पियानो का चार्जर था उसके साथ इसका भी माइक भी उसी के डिब्बे में चला गया। अब उस दिन ढूंढते रहे तो मेरे हस्बैंड को अब ये था कि अगले दिन फिर ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा शाम तक नहीं मिला तो नया लेना पड़ेगा, रोज़ रोज़ कहाँ तक दिक्कत होगी। तो वो भी इधर उधर निगाह जो है ऐसे चलते चलते देख रहे थे कि कहाँ गया, फेंका तो है नहीं। तो बात वही थी कि ये पक्का था, रोई ने बताया था कि जब ये उस कमरे से आई थी इसके हाथ में कुछ लीड सी थी, तो वी वर लाइक कि आराध्या कहाँ कहाँ बैठी है, कहाँ कहाँ गई है, कहाँ हो सकता है। तो पियानो के डिब्बे में से एक की बजाय 2 काली लीड बाहर निकल रही थी। मेरे हस्बैंड ने सुबह उसको देखा खींच के और माइक मिल गया, और फिर वो टीवी यूनिट पर रखा मिला कि हाँ भाई मिल गया माइक, इस तरीके से मिला। तो जस्ट वही है कि कोई चीज़ अगर खो गई और नहीं भी मिलता तो फिर यही होता कि शाम को आता दूसरा, जैसे भी होता अरेंज, लेकिन यही होता, फिर क्या ही करते हैं, हो गई गलती जिस बच्चे से जो होनी थी। नेक्स्ट, प्लीज़ मुझे मेरठ के बारे में बताएं। हमारे नाना का घर कैंट बोर्ड में था, लाल क्वार्टर आबू लेन से आते हुए एक दिल्ली छोले भटूरे वाला होता था, वो अब भी है? हाँ जी हैगा। कभी आप वहाँ जाएं तो वीडियो शेयर करना। नहीं, मेरा नहीं होना, मैं मार्केट ही नहीं जा पाती इतना। कुछ तो मेरे जो पार्टनर थे ना, जिनके साथ मैं पन्नियाँ ढोती थी, जब ऑनलाइन नहीं करते थे ना, तो हम ऐसे ऐसे पन्नियाँ ले लेके शॉपिंग कर करके आते थे। वो सब अलग अलग स्थितियाँ ऐसी बन गई, स्कूल अलग हो गए, सब तो साथ छूट गया कहना चाहिए। वही वाली बात कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं लेकिन छूट गए बिना किसी रीज़न के। तो भी मौका ही नहीं लगता, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। बहुत बहुत साल हो जाते हैं मतलब उस तरफ गए हुए, जबकि है पास ही सबसे। अब मतलब अगर पास का मार्केट देखो तो हापुड़ अड्डा या बेगमपुल ही है, लेकिन नहीं जाना होता। चलो नेक्स्ट। हेलो दी, फाइनली आज मुझे टाइम मिला आपको कमेंट करने का। जी क्या कह दिया आपने? आपको लिव लाइफ इजी के फर्स्ट वीडियो से देखती हूँ। उस टाइम मुझे लगा कि ये सब तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि घर के काम में मैं कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बट जब अब ये वीडियो सुनना शुरू किया तो आपका जादू चल गया मुझ पर। क्योंकि 15 साल की शादी में मैंने सिर्फ काम ही काम किया। सास की किडनी ट्रांसप्लांट था, एक बेबी जैसे केयर करने होते, बट एक चीज़ ठीक थी कि हस्बैंड बहुत सपोर्टेड थे। मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, BA MA BEd CTET UP TET भी क्वालिफाई किया, बट एक तरफ फैमिली ड्रामा चलता ही रहा है। आज भी थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब थी, बट आपसे बहुत हिम्मत मिली
थैंक यू सो मच, आपको सुनकर बहुत सुकून मिलता है, बताने को बहुत कुछ है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। चलो अब आ गया जी। हेलो दी, यू आर सो स्वीट। आप जो स्कूल में चाय लेकर दे जाती हैं उसमें चाय कितनी देर तक हॉट रहती है? रह जाती है 4 साढ़े 4 घंटे। मतलब सर्दियों में 12:30 लंच होता है, तब तक गर्म रहती है। लेकिन यह है कि जब समझिए मुझे 8:30 अगर निकलना है तो 8:35 पे वो सॉरी 8:25 पे गर्म सी करके दोबारा, या चाय तभी बन के तभी डालते हैं भरी सर्दियों में। और अब जैसे गर्मी है तो अभी हमें निकलना हो रहा है, तो उसके भी वही है कि जब नाश्ते की चाय बनी तभी बन जाती है। तब से लेके अभी मेरा लंच हो रहा है 10:15, तो वो 10 हो रहा है इस टाइम, अब फिर चेंज हो गया 10 बजे तक बिल्कुल तेज़ बढ़िया गर्म रहती है, तो रह जाती है मतलब 4 घंटे आराम से सर्दी में भी। मेरी शादी को 5 साल होने को हैं, मेरा 3.5 साल का बेटा है, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सास मेरा कुछ भी नहीं करती, खुद का खाना अलग बनाती है, सब कुछ खुद करती है, अपने बारे में कुछ बताती है, सिर्फ मेरी चुगली करती है। मुझे डर है मेरा बेबी होने के बाद मेरी केयर कौन करेगा। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा तो भाई देखो, जिनके कोई नहीं होता करने वाला, बच्चे उनके भी होते हैं, पलते उनके भी हैं। आपके पति हैं ना, शायद इसीलिए तो हुआ है। अब अगर हमारी पत्नी बच्चे को पैदा करने के बाद बिस्तर पे है, वो नहीं है वर्किंग कंडीशन में, तो बच्चे का बाप है ना। अगर दादी या नानी नहीं है तो हो जाएगा सब, इतनी टेंशन, मतलब टेंशन का गलत असर पड़ेगा बच्चे पे, जो भी है हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा बेटा 3.5 साल का है, बट वो रोटी और दलिया के अलावा कुछ नहीं खाता। और इनफैक्ट जब से उसने सॉलिड खाना स्टार्ट किया तब से लेकर जब वो 2 साल का हुआ उसने सब खाया। मैं अपने लिए बनाती थी जो भी, वही खाता था बिना मिर्च का। बट आई डोंट नो सडनली क्या हुआ, अब ट्राई करती हूँ तो बिल्कुल नहीं खाता। जब वो स्कूल जाता था तब कुछ देती थी तो खा लेता था। आई डोंट नो वो खिलाते भी हैं या नहीं, और जॉब के चलते 2-2 घंटे उसके पीछे भी नहीं पढ़ पाती। थोड़ी नई चीज़ें कर लो। पहले अगर सब कुछ खाता था, अगर अब कुछ खा रहा है, हो जाती हैं बच्चे के टेस्ट बट, बच्चे के बड़ों के होते रहते हैं। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अब से 5 साल पहले घूम के देखो तो वो नहीं खाते थे, अब खाने लगे, या बहुत खाते थे अब छोड़ दी। टेस्ट चेंज होता रहता है। मान लो पहले वो 20 चीज़ें खाता था, अब घट के वो 5 आ गई, उन 5 को ही खिलाओ फ़िलहाल, ट्राई करते रहो, बाकी के लिए बदलते रहते हैं बच्चों के टेस्ट बड। और ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ। पहले आराध्या हमारी केक बहुत खाती थी, जब उसने छोटी सी थी बिल्कुल, इतनी सी हाथ पैर ही चलाती थी, बैठना भी नहीं सीखी थी, जस्ट ऐसे ही चटा दिया उसको केक, और यूँ कर करके मांग रही थी। इतना उसने केक खाया, खूब खाती थी, है ना। और 1.5 साल 2 साल उसने खूब केक खाया, और वही छूती भी नहीं थी, वो केक कोई दिखा भी दे तो रोती थी। और 2-3 साल के होने के बाद जस्ट रिवर्स हो गया। आराध्या अब अपने बर्थडे पे भी केक बस चखती है, वो भी बस अब हमारा मन रखने के लिए। और पीछे जब छोटी थी ना, उसे नहीं पता था मन भी रखना होता है किसी का, बिल्कुल नहीं खाती थी, बस काट देती थी आरोही के साथ नाइफ पकड़ के। तो अब वो ऐसी चेंज हो गई, और आरोही अब इतना केक खाती है कितना ही खिला लो। तो टेस्ट बस चेंज होते रहते हैं, इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो वो खा रहा है उसी को आप कैसे कंप्लीट फूड के रूप में उसको मैनेज कर पाते हो वो करते रहो, बाकी धीरे धीरे उसको दोबारा आ जाएगा। जब एक बार बच्चा सब चीज़ खाता है ना तो वापस भी आएगा वो। मैं अपने पति से दूर रहती हूँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए। हस्बैंड प्ले स्कूल रन करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ दूसरी जगह पर। बहुत कोशिश के बाद भी मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हस्बैंड के पास। हस्बैंड बहुत ज़िद करते हैं जॉब छोड़ के उनके साथ रहने के लिए, पर मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो छोड़ नहीं पा रही। मुझे क्या करना चाहिए? आप अपनी जगह ठीक हो, जस्ट कीप ट्राइंग। नहीं तो पति ये कर सकते हैं कि प्ले स्कूल के लिए पेमेंट पे रख लें लोग, वीकली मिल लो, आप छुट्टियां पड़े तब मिल सकते हो। कुछ टाइम है भाई, मुश्किल है, जब तक नहीं निकल रहा कह दो भाई गवर्नमेंट जॉब भी हम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, छोड़ तो सकते नहीं। ज़िद कर रहे हैं तो उसके थोड़े बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें कोई छुट्टियां मिल जाएं, उस तरीके से जितना हो सके उतना टाइम मतलब बिता लो एक दूसरे के साथ। लेकिन नौकरी छोड़ना तो गलत ही है। हेलो मैम, प्लीज़ टेल ए सोल्यूशन फॉर स्पाइडर एंड कॉकरोच इन वॉशरूम एंड किचन। देखो स्पाइडर के लिए बाहर ग्रास पे तो वो काम कर जाता है फिनाइल का पानी का स्प्रे, लेकिन अगर यहाँ पर नॉर्मल जगह पर है तो आप क्या ही करोगे, उनके जाले जो हैं वो छुड़ाते रहो। कॉकरोच का सिंपल है, पानी में
थोड़ा सा विनेगर, मतलब जितना पानी है ना उतना ही विनेगर, वो मिला लो आप और उससे वो लगाओ पोछा। और अगर उसमें थोड़ा सा विम लिक्विड भी मिला लो तो अगर चिकट सा है कहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे किचन वाले में तो आपको मिलाना पड़ेगा, जो मैंने बना रखा है ना उसमें पानी, विनेगर और विम लिक्विड 3 चीज़ मिला रखी हैं। उससे किचन बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो जाती है और बाथरूम भी, और कॉकरोच उससे एक भी नहीं आने का। बाकी मकड़ियों का तो यही है कि जाले उनके हटाते रहो, और अगर काफ़ी टाइम से वाइट वॉश नहीं हुई है तो वाइट वॉश करा लो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैम आप अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करो ना प्लीज़, जॉब से रिलेटेड और भी जो आप बता सकें। सारी कहानी बताती तो रहती हूँ यहाँ पे, मैं अपनी कहानी तो बता रही हूँ, या फिर अपने किसी आसपास के सुने सुनाए की जिसकी देखी है, सुने सुनाए नहीं जिसकी देखी है। तो ये मेरी कहानी है, बस देखते रहो, धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैंने एक बार कोशिश की थी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूं, पर नहीं हो पाई। रोलर कोस्टर है मेरी लाइफ, जब मैं बताने बैठूंगी तो वो कभी ख़त्म ना होने वाली ऐसा लग रहा है। और फिर वो सारे मोमेंट्स मुझे दोबारा जीने पड़ते हैं, तो जिनमें अच्छे जो हैं वो शायद गिने चुने हैं, लेकिन वो बेहद खुशी के मोमेंट्स हैं। और बुरे ना वो बहुत सारे हैं, छोटे 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 छोटे, कुछ एक बड़े। जब लाइफ स्टोरी बताने या सोचने बैठती हूँ ना तो वो सब चीज़ें एक एक करके आती हैं, एंड मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये है कि यहाँ पर जितना भी मैं शेयर कर रही हूँ ना, अगर आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहे तो सब जान जाओगे मेरी लाइफ के बारे में धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था ना एक बार जीवन साथी पे एक लड़के से बात हुई, हेड कांस्टेबल, ये पढ़ चुकी मैं पहले। आप लोग डबल डबल कमेंट कर रहे हो यार, एक वीडियो छोड़ के उससे पहले वाले वीडियो का ले रही हूँ मैं, इसीलिए। नेक्स्ट, आप कैसी हैं? मैं अनु दीदी, वैसे तो मैं सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर लेती हूँ, पर कुछ आपके सोल्यूशन से सॉर्ट हो जाती हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चों की स्टडी ठीक से नहीं हो पा रही। बेटा अभी 9 साल का है, 4th में है, वो पढ़ाई में ठीक है बट स्पीड कम है लिखने की, कैसे इम्प्रूव हो? ये मैंने कई बार बताया है। बच्चे की लिखने की स्पीड आपको अगर बढ़ानी है तो जस्ट उसके सिर के पास बैठ के उसको डिक्टेशन बोलो, उसको रुकने मत दो। सपोज़ करो आपने यहाँ पे जैसे लिखा है हेलो दी मेरा एक सवाल है, ठीक है, तो उसको बोलो HELLO, हेलो दी, DI दी, कॉमा MERA मेरा, इसी स्पीड से जिससे मैं बोल रही हूँ ना, बोलते रहो, उसको रुकने मत दो। थक जाएगा 4-5 लाइन एक सांस में लिखने में, लेकिन जब आप इस चीज़ को हफ्ते भर फॉलो कर लोगे ना, देखना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हेलो दी मेरा एक सवाल है, मेरी बहन अनमैरिड है, बस क्या है, मैं मम्मी के घर गई तब उसने बहुत बदतमीज़ी की, मैंने उसे सुना दिया बट तब से मैं उससे बात नहीं कर रही। मम्मी पापा को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता, क्या मैं उससे बात करूं? आप जवाब देना प्लीज़। बहनों में ये चलती रहती है, आपसे छोटी है, सुनाया भी उसने, बोलेगी वो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में उसको और वो बढ़ावा देने की। और मम्मी कहें कि बात क्यों नहीं कर रही तो पूछ लेना, कि पहले इनसे पूछ लो देवी जी से कि क्या बोला था मुझे। अगर हम सही हैं और हमने किसी को कुछ कह दिया तो फिर हम क्यों झुकें तब जब हमें लगे कि हमने गलत किया, ठीक है। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा 8th क्लास में है, क्लास में नेशनल लेवल तक चेस में चला गया है, स्टडी बिल्कुल नहीं करना चाहता, प्लीज़ हेल्प। उसकी चेस को तो आप बढ़ाओ खूब बढ़िया करके, नेशनल लेवल तक वो जा चुका। और स्टडी जो है उसको ये समझाओ कि बेटा, गुकेश ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया ना, डी गुकेश ने, कि उसने 4th में पढ़ाई छोड़ दी, उसके माँ बाप ने छुड़वा दी, बन गया वो। लेकिन हर कोई बिरला नहीं होता, तो उसको बोलो कि इतनी पढ़ाई तो कर लो कि इंटर तक एटलीस्ट, तो बोलो उसको बस 4 साल और पढ़ लो, पासिंग मार्क्स बैक पढ़ लो, बाकी आपका मेन तो ये है ही कि चेस में ही जाना। तो उसको ये कह के कन्वेंस करो ताकि उसको ये यकीन हो कि आप एक्चुअली उसी की साइड हो, फिर मान जाएगा शायद। आपका मायका कौन से शहर में है? यही है, सब कुछ मेरठ में ही है। अभी 9 ईयर्स ओल्ड है ना बेटी आरोही, 6 ईयर्स ओल्ड है, वो भी पढ़ाई में अच्छी है बट स्कूल नोट वर्क लेकर बैठी रहती है। अभी आरोही को वीडियो में समझा देना प्लीज़। अभी आरोही बेटा, आपकी मम्मी ना आपके लिए इतना करती हैं, इतना ज़्यादा करती हैं कि मुझे आपके नाम याद हो गए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सोचो कि मम्मी कितनी परेशान होंगी जो उनको यहाँ पे पूछना पड़ रहा है। जस्ट
जब तक लाइन ख़त्म ना हो जाए, एक फुल स्टॉप तक आपको ब्रेक नहीं लगाना है। कम से कम पहले इतना शुरू करो कि जब लिखना शुरू करो तो फर्स्ट फुल स्टॉप पे आके ही पेंसिल रुकनी चाहिए, अदरवाइज़ लगातार लिखते रहो। एक हाथ अपनी नोटबुक पे रखो जिसमें से देख रहे हो या बुक में, और दूसरे पे पेंसिल होनी चाहिए। लगातार देखो ताकि वो जो ढूंढने का टाइम है वो ख़त्म ना हो जाए आपका। और मम्मी आपके साथ बैठेंगे, उनको मैंने बता दिया कि वो आपको बोलती रहेंगी, आपका और टाइम बच जाएगा, लेकिन अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। जो जीतेगा फिर अगली बार मैं उसका नाम लूँगी। चलो नेक्स्ट, मैंने लास्ट वीडियो में भी कमेंट करा था, आपने जवाब नहीं दिया। अब ये अभी भी देखो कितना लंबा है, देखो ए यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से शुरू है ये 1 2 3, अभी देखो ख़त्म नहीं हो रहा, 4 यहाँ ख़त्म हुआ है। इसलिए नहीं पढ़ पाती मैं, कुछ एक मुझे इसलिए छोड़ने पड़ते हैं, तो आपको इसे छोटा करना ही होगा। इट्स नॉट पॉसिबल इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट, मैम मैं पार्लर खोला है लेकिन पार्लर में समय नहीं दे पाती, तो खोला क्यों? सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए ना यार। अब आप कह रहे हो हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, एक्सक्यूज़ जब तक रहेंगे सफलता नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आपको सोच के ही आपने शुरू करा होगा। हस्बैंड एकदम थोड़ी अनसपोर्टिव हो गए कि पहले आपका खाना भी बना देते थे, पार्लर खुलने के बाद नहीं कर रहे। वो शुरू से जैसे हैं वैसे ही हैं। तो आपको इसके लिए प्लान बना के चलना चाहिए था कि क्या करना है। आप खोल लिया है तो ये जिम्मेदारी है कि उसको रन करो, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी, बातें सुनने को मिलेंगी। चलो, हेलो दी, कैसी हो आप? आपकी ABB के सेशंस एक एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरह होते हैं जो फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से बॉडी माइंड सोल को क्योर कर रहे हैं। हम दिन ब दिन एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत छोटा सा वर्ड है। बस कामना है कि हमेशा आप हमारे बीच बनी रहें, स्वस्थ और खुशहाल रहें। मेरी भी यही कामना है इस चैनल से। आप लोगों की दुआएँ जो मिल रही हैं ना, शायद वो ही मेरी रक्षक हैं, जो इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ होने के बावजूद भी मैं चल रही हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि शायद मुझे कोसने वाले या मेरा बुरा चाहने वाले या मुझे देख के जो खुश होने के बजाय किलस रहे हैं, ऐसे लोग प्रत्यक्ष हैं। उनकी निगेटिविटी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप लोग मुझे बेस्ट विशेस भेज रहे हो। इस वजह से चल रहा है मेरा काम, वरना अब तक शायद भड़ाम हो जाती मैं, फूस होता है ना, वैनिश। जितना प्रचार प्रसार मेरा हो रखा है और जितना लोग परेशान हैं कि इसका इतना हो क्यों रहा है सब कुछ। चलो नेक्स्ट, थैंक यू आप सबके लिए। हेलो दी, मेरी शादी को 2 साल हो गए। मेरी फैमिली को रिश्तेदारों से बहुत कम बनती है, मेरी फैमिली से भी नहीं बनती, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है वो श्रीके से कट ऑफ है, आना जाना ख़त्म है। मेरे हस्बैंड और सास दोनों उनको बहुत कोसते हैं, जब भी बात चलती है तो लड़ाई का माहौल हो जाता है। हस्बैंड तो बदुआएँ देते हैं जिससे उनका पता नहीं, लेकिन घर का माहौल ख़राब हो जाता है। वो जब गुस्से में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत बोलते हैं। मैं रोकती हूँ तो कहते हैं तुझे नहीं पता मेरी माँ ने क्या क्या झेला। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ जो गया सो हो गया, छोड़ दो अब उसको, लेकिन वो नहीं समझते। हमारी भी लड़ाई जाती है। मेरा मानना है कि कोसी के गलत बोलने से नेगेटिविटी अपने घर भी रहती है और ऐसा हो भी रहा है। प्लीज़ सजेस्ट मैं हस्बैंड को कैसे समझाऊं कि सब भूल जाएं। उनका ना जिक्र जो कह रहे हो कि जिक्र होता है तो बुराइयां होती हैं, तो जैसे ही उनका जिक्र जिन जिन बातों पर होता है उन मुद्दों को डिलीट करना शुरू कर दो। तुरंत बात किसी और तरफ ले जाओ, शुरू में ही रोक दो कि अरे यार उनकी बात मत करो, फिर कलेश होएगा। उनके वो तो हैं ही बुरे। आप ये कह दो, आप ये कह रहे हो ना जो हो गया भूल जाओ। भूलना आसान नहीं होता ना। अभी मानो जो अभी क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में कि देवर ने चांटा मारा, वो भाभी कभी भूल सकती है कि मेरे देवर ने मुझे चांटा मारा था? मरते दम तक याद रहेगा। अब कल को उसकी बहू आके कहे कि मम्मी जी भूल जाओ ना जो हो गया, चाचा जी ने जो कर लिया, उस बहू ने नहीं खाया ना, उसको यही लगेगा कि घर में कलेश हो रहा है, छोड़ो। तो भूलना आप जो कह रहे हो वो ना और इरिटेट कर रहा है। ये मत कहो भूल जाओ। मैंने कहा ठीक है, वो तो जो कर रहे हैं, आप तो मत करो। हमारे घर का तो है, चलो कुछ और बात करते हैं। सिंपल आप समझाओ मत उन्हें, ऐसे ही तो बोलो चलो कुछ और बात करते हैं। टीवी चला लो, कुछ और करना शुरू कर दो जिस पे हंसी खुशी का माहौल हो जाए कि नहीं यार उनकी बात नहीं करेंगे। जब भी बात होती है कलेश होता है, गुस्सा आता है, आपको भी मुझे भी, छोड़ो।
इस तरीके से करके वहाँ बात ख़त्म करके कुछ और शुरू कर दो। नेक्स्ट दी, मेरी शादी को 20 साल हो गए। पहले 8 साल तो जॉइंट फैमिली में था, जब जेठानी ने जीना हराम कर रखा था किसी तरह। 8 साल बाद किसी तरह पीछा छुड़ाया। सेपरेट होने के 5 साल बाद सास की डेथ हो गई, लेकिन ससुर जी मेरे पास ही रहते हैं। कोविड के बाद जॉब भी छोड़ दी, 85 के हो गए हैं और हार्ट पेशेंट। जेठानी के घर कभी रहने नहीं जाते, पीछे से गली निकलते रहते हैं गाली, और कभी जाने को बोलते हैं तो हर बार बहाने बना देते हैं। हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते, हमेशा अपने भाई और पापा की साइड लेते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ घूंघट है, सारा दिन दम घुटता है, लाइफ भी इसी में निकली जा रही है। देखो अब वो नहीं जा रहे, धक्के मार के तो निकालोगे नहीं। प्रॉब्लम है आपका घूंघट, तो उनसे ये बस कह दो कि ठीक है। अब देखो पापा, मैं तो कहूँ लंबी उम्र लगे उनकी, लेकिन भाई घूंघट मेरे को इरिटेट कर रहा है, इस वजह से मैं परेशान सी हो रही हूँ, तो इस घूंघट को ख़त्म करवा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। जहाँ उनका मन है वहाँ रहे, सीधे कह दो कि ये नहीं मेरे से हो रहा। और उसके बाद भी अगर बात आई थी, एक बार आया था घूंघट वाला कि जी वो चिल्ला पड़ी कि हाँ ये वो, तो रखने की असफल कोशिश करो फिर कि गिरे जा रहा, नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा घूंघट में, अब कैसे करूँ, हट जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। हेलो सिस्टर, मुझे पूछना है कि मेरे देवर का दोस्त मेरी देवरानी को प्रिय सिस्टर बतात है। मुझे भाभी बोल के हल्के फुल्के मजाक करता है। मैं बोली कि मैं भी तो सिस्टर ही हूँ तुम्हारी, तो बोला कि आप में वो भाभी वाली बात है, मैं क्या बोलूँ। बोल ले भाभी, बोल ले दीदी, बोल ले, क्या जा रहा बोलने में, लेकिन मजाक है। एक गंजा दो गंजे एक पागल नहीं हो कहा, ये मजाक है जब तक चल रहा है, ठीक है ना। अब मजाक आ जाए दूसरे वे में कि जी हम तो गलत उसमें जा रहे हैं, तुरंत भूत उतार दो। मतलब अगर भाभी भी कह रहा है, नहीं भी दीदी कह रहा, वो तो मेरे साथ भी होता था। इसका नेहा का एक भाई है, अब वो पता नहीं उसे क्या लगा, मतलब मैं नेहा के जेठानी हूँ तो टेक्निकली तो उसे मुझे दीदी कहना चाहिए, लेकिन वो मुझे भाभी कहता था। मैंने भी शुरू में कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है चल रहा है और ठीक है बस चल रहा है, तो उससे फ़र्क ही क्या पड़ा। जो बात वो दीदी कह के कहता, सेम बात वो भाभी कह के कह रहा। उससे एक कहना चाहिए एक लेवल क्रॉस करने की लिमिट ना भाभी वाले रिश्ते में मैंने दे रखी है, ना दीदी वाले में। तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, तू दीदी कह, चाची कह, मामी कह, बहन कह, बेटी कह ले, गुड़िया कह ले, बात तो वही होनी है। भाभी का मतलब ये थोड़ा ही है तू अश्लील मजाक कर लेगा, तो कहने दो उसे जो कह रहा। बल्कि भाभी कह रहा है या कुछ भी कह रहा, देवर बन गया तो भी आप भी आराम से उससे तू करके बात करो। मेरे को तो देवरों में भी ना छोटे भाई वाली फीलिंग आती है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। कितनी बार शुरू में तो मैं उन्हें छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी ना, तो वो हमेशा कहते थे हम भी आपको दीदी कहने लगे। नहीं फ़र्क पड़ता, ये अपने ऊपर है। और कि अगर आप छूट दे रहे हो, बदतमीज़ी झेल रहे हो या अलग वल्गर मजाक चल रहा है, तो वो दीदी कह के क्या मामी चाची को भी नहीं छोड़ने वाले। तो कहने में कुछ नहीं है कि वो हमें कह किस नाम से बुला रहा है। बात यह है कि उसका लेवल आपको मेंटेन रखना है, जैसे ही उससे ऊपर जाए फिट कर दो उसे बिल्कुल। नेक्स्ट, बहुत कुछ आपसे सीख चुकी हूँ, 40 साल की हूँ, मुझे सफ़ेद हेयर की प्रॉब्लम है। घर पर कलर करती हूँ लेकिन हेयर कलर करने में बहुत आलस आता है, हर बार बहुत ज़्यादा सफ़ेद देखने लगते हैं हेयर। वैसे तो वीक में 2 बार शैम्पू करती हूँ। अब देखो, या तो बाल कलर करने का आलस देख लो या फिर सफ़ेद बाल फ्लॉन्ट करना सीख लो, करने ही नहीं पड़ेंगे फिर। तो अगर हमें काले दिखाने हैं अपने बाल, सफ़ेद नहीं चाहिए, तो एफ़र्ट तो डालने पड़ेंगे ना। अगर किसी को स्किन अच्छी करनी है तो स्किन केयर करनी पड़ेगी ना। किसी को अच्छा दिखना है, कपड़े ढंग से दिखाने हैं कि मैं अच्छे दिखूं, तो कपड़े तरीके से पहनने पड़ेंगे ना। तो सिंपल है वो। तो अब आलस आता है, आलस का क्या है, फिर आलस कर लो, रहने दो सफ़ेद। फिर सफ़ेद बाल फ्लॉन्ट करना सीख लो जो नेचुरल हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। आलस का कुछ नहीं होता, अपने प्रायोरिटी रहती है। जो काम हमें करना है वो तो करने से ही होएगा, सोचने से क्या होएगा। चलो जी, अब है क्या, आप हम सबके लिए गिफ्ट हैं। चलो अगला प्रश्न। दीदी, मेरी सास ने मेरे दिमाग की दही बना रखी है। कहने को तो 10 लोग रहते हैं, पर जहाँ कोई भी हाउस का साफ़ सफाई घर का काम हो तो मुझे पे ही करने को बात आती है। मैं बहू में अकेली हूँ, मेरी 3 नंद हैं, कुछ नहीं करती। सास कहती है जिसका है वो करे, बट सच तो यह एक रूम ही मेरा है, किसी तरह मैनेज करती हूँ। मेरी भी 3 बेटी हैं, मेरी सास जॉब करती है,
बट ना तो वो बच्चों को 1 रुपया देती है, ना हमें, ना मेरे पति को। हमें कोई दिक्कत भी नहीं, पर वो बात बात पे ताना देती रहती है। क्या करूं दीदी, बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो आपके पास एक गोल्डन वो है कि जब वो कह रही है ना जिसका है वही करें, तो अपने घर में अपनी चलाओ फिर। और जब वो कहे ना ऐसे नहीं ऐसे, कहना कि भाई सफाई करने के लिए मेरा है, डिसीजन लेने के लिए मेरा नहीं है। कहेंगे नहीं है, तेरी नहीं चलेगी, बस अगली बार आप चिपका देना यही चीज़ कि भैया जिसका है वो करे। तुम्हें एक कमरा मिल रहा है ना, उसे ही चमका लो फिर। तो दोनों कंडीशन में अगर अधिकार मिल रहा है तो बढ़िया है, नहीं मिल रहा तो भी जितना मिल रहा उतना काम आ जाएगा, आपका सॉर्ट हो जाएगा मामला। नेक्स्ट, खाने पीने में भी वो खर्चा नहीं करती, ना ही बच्चे की पढ़ाई में। वो चलो ठीक है, अपनी कमाई अपने पास रख रही है, कोई बात नहीं, आप भगवान की दुआ से कमा रहे हो ना, ज़रूरत ही नहीं किसी से लेने की। लेकिन काम का मैंने आपको बता दिया। चलो जी, दोनों बहनों ने दी मुझे, दोनों बहनों में अच्छा बॉन्ड बनवाना है। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत इरिटेट होती हैं, क्या करें, एक 10 साल के, एक 12 साल के। अरे भैया हमारी तो खुद ही लड़ लड़ के बावली हो रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इन्हें भी। मैं खुद लगी पड़ी हूँ। कल से ना मैंने इन्हें टास्क दिया है, सही बताऊँ तो, कि पूरे दिन में कुछ मिनट तो ऐसे होते होंगे ना जब तुम्हारी घुटती है, उस टाइम पे जाके गले मिला करो। तो आराध्या, प्रॉपर आराध्या मेरे पास थी, मैं जाके गले मिल के हाँ। तो आरोही से कहती है, आरोही मम्मी बोल रहे गले मिलो। गले मिली, दोनों की हंसी छूट गई। तो मुझे लगा हाँ भाई ये काम करता। मैंने कल से ट्रिक दे दी है ये, कि दिन में एक बार जब तुम्हें लगे कि हाँ हमारी लड़ाई नहीं हो रही, खींचातानी नहीं हो रही, नॉर्मल है, उस टाइम पर गले मिलना है। रोज़ दिन में एक बार कस के झप्पी डालनी है। और मेरे से तो मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं वो कड़ी हूँ जो इन्हें जोड़ रही है, साथ में इन दोनों को भी जोड़ने की कोशिश चालू है। लेकिन मुझे लगता है ये स्वतः एज का ही है। फिर मुझे बार बार लगता है काश कोई मुझे बताने वाला होता। मैं नहीं समझ पा रही कि इस एज में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, या इसको कैसे बिल्कुल स्मूथली हैंडल करूँ। कर करके सीख रही हूँ मैं भी, तो जितना आ रहा उतना आपको बताती जा रही हूँ। चलो दीदी, कोई नाम देकर जो वीडियोस में क्वेश्चन पढ़कर आंसर देते हैं वैसे ही सवाल जवाब करके बुक लिखी है दी, ताकि सभी के पास पहुँचे, सब महिला। अरे भैया मैं नहीं लिख रही बुक, मेरे जो काम है मुझसे वही नहीं हो रहे। हेलो मैम, मैंने गवर्नमेंट जॉब की 7 साल तैयारी की, बट जॉब नहीं लगी। इस बीच शादी के 7 साल में मम्मी बन गई, बेटी 1 साल की है। अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ, दोबारा तैयारी करना चाहती हूँ क्योंकि जॉब मेरा ड्रीम है। इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करने को तैयार हूँ, बट मैं बेटी को खुद अकेले संभालती हूँ, प्रेग्नेंट भी हूँ। अब देखो, अब तो मुश्किल होएगा ही होएगा, लेकिन आपके नसीब में अगर नौकरी लिखी होगी तो मिल भी सकती है। लेकिन बस वही है, जब आपका ड्रीम है तो ऐसा नहीं है कि शादी या बच्चों के बाद लोगों की नौकरियां लग नहीं रही, तो हो जाएगी। जब करोगे तो दोबारा जुटो, रीस्टार्ट। सच में दीदी, आपको इतनी देर से देख रही हूँ, फिर भी मुझ में चेंज नहीं आ रहा। मैं लिया ही नहीं पा रही हूँ अपने आप में चेंज। जैसे किसी के साथ भी कोई भी बात कर देती हूँ तो वो मेरे अगेंस्ट यूज़ करता है। तो चुप रह लो यार। बोलने की कला सीखना मुश्किल है, मानती हूँ। चुप रहना तो मुश्किल नहीं है। चुप रहना शुरू कर दो, दूसरे की सुन लो, हाँ हूँ करके कुछ दिन प्रैक्टिस कर लो। कोई यही तो कहेगा आज बोल क्यों नहीं रही, कह दो बस ऐसे ही, थोड़ा मन नहीं कर रहा, इतना कर लो, अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा बेटा 5 साल का है, फ़ोन लेकर ब्लॉग बनाता है। अभी से नएगा तो ब्लॉग बनेगा, स्कूल के लिए तैयार होगा तो ब्लॉग बनाएगा। मैं फ़ोन को छुपा कर रख दिया, मैं आपके हर ब्लॉग देखती हूँ। अब उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा, अभी रख दोगे, अगर मतलब करना तो उसे बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत उसको अच्छा लगता होगा ना देख के ब्लॉग। अब आप मेरे देखते हो सकता वो भी साइड में देखता हो, तो ये कोई ऐब नहीं है। क्या पता वो भी अगला सौरभ जोशी बन जाए। नेक्स्ट, मेरा पति शराबी है, हर कर्म करता है। अब मैं उसे दवाई देती हूँ तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्या मैं सही कर रही हूँ? भैया दवाई सोच समझ के देना, साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं इसके। अच्छे डॉक्टर के या कहीं से जिसने कराई हो और वो सही हो गया हो, ऐसे किसी की सुनी हो तो देना, कि उनके डॉक्टरों की, उनके बातों पर मत जाना। किसी ने पर्सनल सही में कराया हो तो बात है, कहीं पता लगा शराब के चक्कर में पति चला जाए हाथ से। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं कुछ वीक से कंटिन्यू आपकी वीडियो देख रही हूँ, बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि क्या ननंद को राखी पर हस्बैंड के अलावा मुझे भी अलग से गिफ्ट देना चाहिए? इसके अलावा और कब गिफ्ट देना चाहिए? मेरी ननंद को एक्सपेंसिव गिफ्ट की उम्मीद होती है मुझे, जबकि वो खुद भी वर्किंग है।
खुद कभी कुछ देती है तो सस्ता सा होता है, मैं कुछ दूँ तो उनको पसंद नहीं आता, मुँह बन जाता है। भैया राखी पे बहन या भाई वो मतलब भाई ही देता है, भाई भाभी अलग तो कभी देते नहीं। बाकी गिफ्ट देने का कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन अगर मौक़ों पे भी दिया जाए तो उसके बर्थडे पे, उसकी एनिवर्सरी पे, है ना, राखी भैया दूज पे, करवा चौथ पे, अगर आपके यहाँ से करवा चौथ जाती हो तब है। लड़कियों को इन मौक़ों पर दिया जाता है, खिचड़ाई पे दिया जाता है, हमारे यहाँ खिचड़ी का सामान आता है। लेकिन एक वो है कि जी भैया हमारी देने की बारी आई तो सस्ता सा पकड़ा दिया। तो सिंपल है वो कि वो धन लोलुप है ना, ग्रीडी है आपके नंद। तो जब लालची आदमी का पेट आप कभी नहीं भर सकते। अब आप कह रहे हो ना कि मैं कुछ दूं तो वो समझ में नहीं आता, मुंह बन जाता है, तो बनने दो मुंह, बने हुए मुंह को बिगाड़ो मत। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जितना आपका बजट अलाउ कर रहा है और जितना बनता है जिन मौक़ों पे, उतना दे दो। किसी को पसंद आए ठीक, नहीं पसंद आए मीन में एक निकाले आगे से, वो भी बंद कर दो। सीधा हिसाब है। गिफ्ट देने वाले की मर्ज़ी और उसकी काबिलियत पे होता है कि वो कितना खर्च कर सकता है आपके ऊपर। लेने वाले का क्या है, हम भी कह देंगे लो अपने मकान की प्रॉपर्टी हमारा नाम लिख दो, अपने सारे जेवर हमें दे दो, हम चाहते हैं, तो कोई दे देगा क्या? तो मांगने वाले का थोड़ी सिर पैर होता है। अपना देखो, जितना करना हो उतना ही करो। किसी को समझ आ रहा है ठीक, नहीं तो वो भी बंद। कि भाई हमारे जी से मान लो हमने 10,000 की चीज़ दे दी, 2,000 की दे दी, मान लो 500 की दे दी, हमारे तो 500 ही है उस मद के लिए, हमारे तो 500 गए ना। अगले को समझ में नहीं आया तो वो 500 भी क्यों खर्च करना है, बचा लो उन्हें भी, रहने दे। जब समझ ही नहीं आ रहा तो पैसे दे दिया करो फिर उसके। नेक्स्ट, मैं आपके व्लॉग बहुत दिन से देखती हूँ। मेरे बेटे ने लॉ का एंट्रेंस दिया है, पहले भी दिया उसने एग्ज़ाम, तब नहीं हो पाया था उसका पेपर। या कॉलेज बहुत ही महंगे हैं पर मुश्किल है। बेटे का सपना NLU से ही लॉ करने का है। अब भी अगर रैंक नहीं आ पाई तो क्या करें मैम? प्लीज़ कोई सुझाव ज़रूर दें कि आसपास किसी कॉलेज में एडमिशन करवा दें फिर, लेकिन यहाँ के कॉलेज के लिए बेटा तैयार नहीं है। प्लीज़ मैम सुझाव ज़रूर दें। उसको पिक्चर दिखाना स्टार्टिंग की या पूरी देख ले अगर उस पर टाइम हो, छिछोरे सुशांत राजपूत की। उसमें उसका बेटा इसी समस्या से ग्रस्त था कि उसी में ही चाहिए एडमिशन, और नहीं होता ना तो वो लड़का इतना डिप्रेस हो गया कि ऊपर से कूद के उसने आत्महत्या कर ली। उसके लिए वो इतनी बड़ी चीज़ थी। और जब वो मरणासन अवस्था में पहुंचता है तो उसकी नज़र में उसके पिताजी बहुत सक्सेसफुल थे, उसकी माताजी भी, वो वहीं से पढ़े हुए थे। तब उसके पिताजी सुशांत राजपूत का किरदार है, वो अपनी कहानी सुनाता है उसे कि हम लूज़र के नाम से मशहूर थे, सबसे बड़े हारने वाले लोगों में थे हम। तो समय बदलता है आपके प्रयासों के बाद। तो अपने बेटे को पिक्चर अगर देख ले तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो भी उसको मोरल ऑफ द स्टोरी समझाना कि तुझ में अगर काबिलियत है ना तो तू NLU से ही बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तू जहाँ पढ़ेगा वहीं चमकेगा। लेकिन पर्टिकुलर एक ही कॉलेज की जिद पकड़ के फालतू का डिप्रेशन पालेगा तो हो सकता है अपनी काबिलियत में भी कमी लिया है। अगर आपकी वो बात समझ लेता है तो बस इतना ही कहना है। नेक्स्ट, टुडे आई हैड वर्ड विद ऑल माई लव्ड वन फॉर अपकमिंग PhD डिफेंस। Everyone is happy except my in-laws because I behaved indifferent last month due to their indifferent behavior from last 7 years. Thinking so I have all rights to protect my mental peace, I had to behave indifferent. Now when I called, they are making me feel like I am outsider or trying to make me feel guilty. Should I be bothered or remind myself about the mental torture they gave me? देखो जी, ये ना मैनिपुलेशन होती है। कई लोग जानबूझ के प्रॉपर प्लान करके करते हैं, बाकी नेचुरली आती है। जब भी हमारे साथ रिलेशन में कोई है और वो उस रिलेशन में हमारी की हुई ज़ातियों को लेता जा रहा है, हम उसको और दबाते जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन उसको रियलाइजेशन होता है वो पलट के बोलता है, हम हिल जाते हैं कि हमारा सिंहासन हिल गया। उसके बाद हम उसको दिखाते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शन से कि उसने गलत किया, ताकि वो गिल्ट में फंसे और वापस वहीं आ जाए जहाँ वो पहले था और वापस हमारी सत्ता बन जाए। ये होता है। जब आपने सोच समझ के करा है, वो आउटसाइडर फील कराएं या इनसाइडर फील कराएं, आप अपने पॉइंट पर टिके रहो। अगर आप आउटसाइडर भी बन गए ना तो कोई नुकसान नहीं है। अपने मेंटल पीस और पर्सनैलिटी के हिसाब से आपने बिल्कुल सही किया। कोई ज़रूरत नहीं है स्टेप बैक इस टाइम पे लेने की। नहीं तो स्टेप बैक अगर इस टाइम लोगे तो जो एफ़र्ट आपने शुरू में डाले हैं ना,
वो सब बेकार हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, मेरी 10 महीने की बच्ची है, रोती ज़्यादा है। अरे भाई वो 10 महीने की है बेचारी, परेशान आप हो रही हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये टाइम है परेशान होने का, तंग करने का, तो उसे नाता है गुजरिया उनका। तो अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, ये टाइम आप याद करोगी, हो लो परेशान जितना हो सके, लेकिन ये टाइम काट लो, ये लौट के नहीं आने का दोबारा। अभी हमारे यहाँ एक ऐसा ही किस्सा हुआ है, 11-12 साल का लड़का, उसकी 23 साल की टीचर, दोनों भाग गए और वो टीचर प्रेग्नेंट है। अरे भैया चलो जी नेक्स्ट, कुछ पिछले जन्म का नाता रहा होगा जो आप मिली हैं। मैंने आपका एक आंसर सुना था कैसे आप खुद को पर्पसली खुश रखती हैं ताकि दोबारा उस जोन में ना जाएं, क्योंकि वापस आने के लिए कोई मदद नहीं करता। ये सक्सेस स्टोरी है, सुनना। कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने उसी डिप्रेशन वाले जोन में जा रही थी मैं, फिर आपकी बात याद आ गई, खुद को झटका कि उस जोन में नहीं जाना जहाँ से तकलीफ़ भी खुद को होगी, टाइम भी मेरा बर्बाद होगा, सामने वाले ने जहर उगला तो मैं क्यों रो रही हूँ। आई वॉज बैक टू नॉर्मल, जो इतने साल में कभी नहीं हुआ। आप मेरी थेरेपिस्ट बनती जा रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए और यही चाहिए बस मुझे। आई एम वेरी हैप्पी टू यू फॉर यू। नेक्स्ट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन टेक्निकल फील्ड बट लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट आई विल नॉट कंटिन्यू माई जॉब। आई हैव 2 daughters with age 5 and 10, माई एज 37। नाउ आई एम टेकिंग ट्यूशन्स एट होम। अब सब ठीक है बट मैं उदास हो जाती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती थी। आप अब भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, उनको इस तरीके से पालना, थोड़े सेल्फ डिपेंडेंट रहें, और फिर आप एक दिन निकलोगी दोबारा। जब आपके दोनों बच्चे 10 साल के क्रॉस कर जाएंगे, आप दोबारा निकलोगी और दोबारा जियोगी, बन जाओगी जो बनना था। तो जस्ट कीप गोइंग। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था, लंबा तो आज भी है लेकिन पढ़ने लायक है, चलो पढ़ती हूँ। आपने रिप्लाई में मैसेज लिखा था, मेरा ये सवाल उसी के कंटिन्यूशन में है। मेरे सास ससुर ने 2020 तक हम वाइफ हस्बैंड की पूरी सैलरी ली, ज़रूरत पड़ने पर कहा कि कुछ सेविंग नहीं है, ननद के पास रहने के लालच में एक घर का लोन भी सिर पर डाल दिया। अब कहते हैं कि घर भी तुम्हें नहीं देंगे, ननद का भी है। मैंने 40 साल की हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ अब कुछ जोड़ कर संभालने लगे हैं, तो सास के घुटनों में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, ये लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम करें, जबकि उन्होंने हमें आज तक कोई सहारा नहीं दिया। एक तरफ दिमाग कहता है पीछे हट जाऊं, पर मन कहता है कर्म खराब होंगे, इसलिए दुविधा में हूँ, प्लीज़ जवाब दें। वेट करो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक, उनको ये वाइब्स दो कि आप नहीं कर रहे हो। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल लगे कुछ नहीं है तो फिर है ही आप। जस्ट चेक आउट करो कि केवल आपको पागल बना के पैसे खींचने की ट्रिक तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ होती है और ये कभी नहीं ख़त्म होगी। जब तक आप बिल्कुल ख़त्म खुद नहीं हो जाओगे ना, ये नोचने वाले, खून चूसने वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। बर्बाद हो जाते हैं लोग, मैं देखा है, करते 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 ना अपने कुछ अपना कर पाते हैं, ना बच्चों का कर पाते हैं, और जिनके लिए पूरी ज़िंदगी किया है ना, खुद खोखले हो गए, एंड में वो लोग भी गाली दे रहे होते हैं। तो ये जस्ट एक आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो नहीं बन गए हो, ये एक चेकिंग आउट आपको करना ज़रूरी है। तो एक बार ट्राई करो कि हम नहीं दे रहे हैं, ऐसे वाइब्स दो, इंतज़ाम रखना पैसे का, देखो एंड टाइम तक क्या होता है। चलो, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। मेरी प्रॉब्लम यह है, मेरा बेटा 9th क्लास में आया है, सिलाई सीखने के लिए एक शॉप पे जाता है, स्कूल से पहले 1.5 घंटा और स्कूल से आने के बाद 2 घंटा। इंटरेस्ट भी आ रहा है उसे, पर 2 दिन पहले मेरी जेठानी ने उसको टी शॉप से अपने और दुकान वाले के लिए टी ले जाते हुए देख लिया। उसने जेठ को बोला और जेठ ने बात बढ़ा करके मेरे हस्बैंड को बताई। सिलाई का मेरे हस्बैंड को पहले ही पूछ कर करा था। अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं शॉप पर नहीं जाएगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। उसको अपने हस्बैंड को समझा दो कि वो उनके लिए चाय लेने जा रहा था, मैं मना कर दूँगी, लेकिन सिलाई सीख लेगा तो कल को उसके काम आएगी। समझाते रहो उसे, अपने हस्बैंड को। अभी नहीं मानेगा, वो प्रेशर में आ गए ना। दूसरा आदमी आ कह रहा है कि तेरा लड़का तो चाय लेके जा रहा था, वो प्रेशर में आ गए हैं। तो उनको समझाते रहो कि मैं दुकान वाले से मना कर दूँगी, और कुछ नहीं था, बस ऐसे हुआ था, तो मैं भी मान जाए। अब ये है जो
आया था ना कि 15 साल का लड़का, पढ़ाई में बहुत अच्छा, जेब में उसके प्रोटेक्शन मिला था, वो हमने सबने सलाह दी कमेंट में भी, मैंने भी, कि भैया आप क्या ही बात करोगे, हस्बैंड से बात करवाओ। हस्बैंड से उन्होंने बता दी, बोला आराम से बात करना। आराम से बात करके लड़के ने बताया कि उसने 2 बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। जैसे ही मेरे लड़के ने बोला, मेरे हस्बैंड ने उसे बहुत ज़ोर का मारा, फिर बेल्ट से पिटाई करी। अब मेरा हस्बैंड उसको दूसरी सिटी में 2000 किलोमीटर दूर हैदराबाद के विजयवाड़ा में एक स्ट्रिक्ट बॉयज़ हॉस्टल में डाल रहा है। मानती हूँ कि मेरे बच्चे ने गलत काम किया, पर इतनी हार्श पनिशमेंट मेरा हस्बैंड उसको दे रहा है, मुझे मेरे हस्बैंड को नहीं बताना चाहिए था। बहन जी आप गलत कर रही हैं, आपके हस्बैंड ने जो किया सोच समझ के किया है और सही किया है। बात यह है कि अगर उसको, देखो आपके बेटे को अगर रिबेल बनना होगा तो वहाँ जाके भी कुछ गलत काम कर सकता है, लेकिन उसकी एज ऐसी है कि इस टाइम उसको यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। अब आप जैसे कर रही हो, अगर आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताया होता, किसी तरीके से आप अपने बेटे से बात कर भी लेती और उसको ये पता है कि मम्मी मुझे खुद डील कर रही है, यानी पापा तक वो बात पहुँच नहीं पाएगी, उसको एक लूज़ पॉइंट मिल जाता, वो आपको चाहे कह देता कि आज से नहीं करूँगा, लेकिन आगे के लिए उसका रास्ता खुला रहता। ठीक है, आज को प्रोटेक्शन के साथ कर रहा है, कल को बिना प्रोटेक्शन के भी करता। आज जीएफ के साथ कर रहा है, कल को उसकी जीएफ ना मिलती, वो किसी रैंडम लड़की के साथ भी कर सकता था। एक एज होती है यार हर चीज़ की, उसको ये समझना चाहिए, और उसको नहीं समझ में आया तो आपके हस्बैंड को जो तरीका समझ में आया उन्होंने वो कर लिया। ठीक है, और रही बात ये कि इतने दूर ये वो, तो भैया आज नहीं तो कल नौकरी के लिए जाएं, बच्चे दूर जाते ही हैं। अब वो ज़माने तो रहे नहीं कि बच्चे हमारे पास ही रहेंगे, 10 में से 1 का भी नहीं रह रहा जो मैं देख रही हूँ। तो बस प्रार्थना ये कीजिए कि वहाँ जाके वो सुधर जाए, इन चीज़ों को समझे। बस उम्मीद ये है कि आपके हस्बैंड ने वहाँ तक भेजने से पहले उसको एक बार मैन टू मैन बैठ के समझाया ज़रूर हो, नहीं तो जब वो नॉर्मल हो जाए उनके टर्म्स, तब ज़रूर बात कर लें एक बार कि बेटा हर चीज़ का ना टाइम होता है, और तुझे ये जो मिली है ट्रीटमेंट ये डिज़र्व कर रहा था, तो तुझे सही ट्रैक पे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। भले आज तेरी नज़र में मैं बुरा सही, एक बार ये बात ज़रूर कर लें ताकि बाप बेटे के रिलेशन आगे जाके दोबारा से ठीक हो जाएं। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे एपिसोड, कौन से के हैं जी, ये हमारे 89 के एपिसोड 89 जो आया था ना कि सलाह मानकर आपका जीवन सुखी हो रहा है और आपके किस्से सुनकर मेरा, वो वाला। तो इसके 140% हो गए थे ये, इन सब के जवाब मैंने दे दिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। इन्हीं के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 90 के जवाब लेकर मैं आपको मिलूँगी परसों। तब तक के लिए सॉर्टेड रहो, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।